Hello students, welcome to this video of matter in our surroundings. This is the second part of this video. इसमें हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर. नाउ कई प्रकार के बेसिस हो सकते हैं जिस पे मैटर को अलग अलग कैटेगरी में क्लासिफाई किया जा सकता है. अक्सर ये होते हैं दे आर बेस्ड अपॉन पार्टिकल अरेंजमेंट कि उसके जो पार्टिकल है वो कैसे अरेंज है, पास पास है या दूर दूर है, किस प्रकार से है, क्लोजली अटैच्ड है, या एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स पे भी डिपेंड कर सकता है कि उसके पार्टिकल्स में एनर्जी जो है वो कम एनर्जी है या ज़्यादा एनर्जी है, या उसके पार्टिकल के बीच में जो डिस्टेंस है इंटरमोलिकुलर स्पेस वो कितना है. तो ऐसे कई बेसिस हो सकते हैं जिसके हिसाब से हम मैटर को अलग अलग कैटेगरी में क्लासीफाई करते हैं. नॉर्मली तीन कैटेगरी ही आपने पढ़ी होगी या आपके सिलेबस में है. हालांकि दो और होते हैं, उसका सिर्फ नाम आपको इस लेवल पे जानना ज़रूरी है. सॉलिड, लिक्विड्स एंड गैसेस, ये मोस्ट कॉमन तीन जो आपने सुने हैं जिसको हम डिटेल में देखेंगे. इसके अलावा दो और स्टेट्स पाए जाते हैं जिनमें से एक को कहा जाता है प्लाज्मा, और दूसरा जो है वो कहलाता है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट. ओके, सो ऐसे देखा जाए तो देयर आर 5 स्टेट्स ऑफ मैटर जिसमें से हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे. सॉलिड, लिक्विड्स एंड गैसेस. नाउ स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देखेंगे डिटेल में सॉलिड्स. ये फिजिकल स्टेट के हिसाब से देखा जाए तो पहले आते हैं सॉलिड्स. खास बात, आप नीचे एक डायग्राम देख रहे होंगे जिसमें एक ब्लॉक रखा है, क्यूब या क्यूबॉइडल शेप का एक ब्लॉक रखा है. तो उसकी बनावट आपको बता रहा है कि इस प्रकार से होगी, जो कई मॉलिक्यूल्स है जो एक दूसरे से टाइटली पैक्ड है और एक पर्टिकुलर शेप में ये दिख रहे हैं आपको. ओके, नाउ फर्स्ट पॉइंट इज सॉलिड्स हैव फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम. इंपॉर्टेंट थिंग इज शेप. सपोज जैसा आपका मोबाइल वो क्यूबॉइडल शेप है, तो आप उसको कहीं रख भी देंगे तो वो उसी शेप का रहेगा. ऐसा नहीं कि उसका शेप अपने आप चेंज हो जाएगा. तो सॉलिड्स के शेप फिक्स होते हैं. ओके, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज वॉल्यूम. मैंने पहले भी बताया था आपको कि वॉल्यूम मतलब वो अगर हम रखेंगे उसको तो कितनी जगह वो ऑक्यूपाई करेगा. तो जैसा आपका मोबाइल है, आप उसको रखेंगे, चाहे आप ज़मीन पर रखें या आप उसको टेबल में रखें या आप उसको सूटकेस में रखें, कहीं भी रखें वो उतनी ही जगह लेगा. दैट मीन्स उसका वॉल्यूम फिक्स होता है, वॉल्यूम चेंज नहीं होता है. तो सॉलिड ऐसे होते हैं जिनका शेप और वॉल्यूम दोनों ही फिक्स होता है. एंड दे हैव डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज, यानी क्लियरली विजिबल है, आप देख भी सकते हैं यहाँ पे ये इसकी बाउंड्रीज है. यानी आपको पता चलता है कि इसके मॉलिक्यूल कहाँ से स्टार्ट है और कहाँ पे खत्म हो रहे हैं. ओके, और इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे को बहुत स्ट्रांग फोर्स से खींच के रखते हैं, जैसा हमने पहले भी देखा. तो सॉलिड के केस में ये जो मॉलिक्यूल्स है या पार्टिकल्स है, इनके बीच में जो फोर्स होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है, जिससे ये एक दूसरे को खींच के रखते हैं और इधर उधर जाने नहीं देते. ओके, नाउ एक इंपॉर्टेंट टर्म आपने देखा इसमें, कोहेसिव फोर्स. ये कोहेसिव फोर्स क्या होता है? देखिए, दो चीज़ों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो अलग अलग प्रकार का होता है. जैसे जब सेम पार्टिकल्स हो, जो सेम पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो कहलाता है कोहेसिव. को मीन्स साथ में शेयर करके. तो सेम पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फॉर एग्जांपल जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो ये खुद एक दूसरे को, सारे पार्टिकल्स एक दूसरे को खींच कर रखते हैं. तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो कहलाता है कोहेसिव. ओके, जबकि एक अलग मैटर के पार्टिकल्स का दूसरे अलग मैटर के पार्टिकल्स से बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो कहलाता है एडहेसिव. सो दो प्रकार के ये फोर्सेस होते हैं, समझिए आप, कोहेसिव एंड एडहेसिव. फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जैसे एक लकड़ी का ब्लॉक रखा है तो उसके जो मॉलिक्यूल है वो सब एक जैसे हैं, तो वो अपने आप ही वो सारे एक दूसरे को खींच के रखे हैं. तो उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कहलाता है कोहेसिव. या पानी, तो पानी के मॉलिक्यूल्स में पानी में हजारों लाखों मॉलिक्यूल्स होंगे, वो सारे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को खींच के रखते हैं, वो कहलाता है. तो पानी और पानी के मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स है वो कहलाता है कोहेसिव. जबकि अगर आप उसको ग्लास में रखेंगे तो आप देखेंगे ग्लास है स्टील का बॉडी या ग्लास का, तो ग्लास के मॉलिक्यूल्स में और पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच में भी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है. किनारों पे जब आप देखेंगे तो थोड़ा सा पानी ग्लास में चिपक जाएगा, तो दैट मीन्स उनके बीच में भी, पानी के मॉलिक्यूल्स और ग्लास के मॉलिक्यूल्स के बीच में भी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है
लेकिन क्योंकि ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, इनके बीच के फोर्स को हम कहते हैं एडहेसिव। आपने देखा भी होगा फेविकोल या किसी चीज़ों का ऐड आता है जब, उनमें लिखा रहता है एडहेसिव। तो एडहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स, जबकि सेम प्रकार का हो तो कोहेसिव। ओके, ये मीनिंग हुआ इसका। नेक्स्ट, सॉलिड्स कैनॉट बी कंप्रेस्ड इजीली। सॉलिड्स को कंप्रेस नहीं किया। कंप्रेस करने का मतलब होता है कम जगह में समेटना। सॉलिड्स आप देखेंगे कि इसके मॉलिक्यूल जो होते हैं बहुत पास पास होते हैं और क्लोजली पैक्ड होते हैं। हालांकि इनमें भी जगह होती है लेकिन बहुत कम, तो इंटरमोलिकुलर स्पेस बहुत कम होते हैं। यही कारण है कि जब आप इसको और दबाने की या कंप्रेस करने की कोशिश करेंगे तो या तो ये बिल्कुल दबेगा नहीं या बहुत कम कंप्रेस हो पाएगा। इसलिए इनका शेप बिल्कुल रिजिड होता है। ये बिल्कुल रिजिड होते हैं और लगभग इनकम्प्रेसिबल होते हैं। दैट मीन्स इनके बीच में लगभग नहीं के बराबर जगह होती है। ओके, नाउ सॉलिड्स हैव स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सो दे डू नॉट फ्लो। सॉलिड्स में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत पास पास होते हैं, इसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज्यादा होता है। सो दे डू नॉट फ्लो, और इतने स्ट्रांगली एक दूसरे को होल्ड करके रखते हैं कि ये एक दूसरे को इधर उधर जाने या भागने नहीं देते, इसीलिए सॉलिड्स बहते नहीं हैं। सो दे डू नॉट फ्लो। सॉलिड्स हैव देयर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट अबव द रूम टेम्परेचर। अब देखिए ध्यान से आप, सबसे पहले रूम टेम्परेचर। नॉर्मली हम जहाँ रहते हैं उस जगह पे जो नॉर्मल टेम्परेचर रहता है विदाउट द यूज ऑफ एसी और कूलर और इस सब के बगैर जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है उसको हम कहते हैं रूम टेम्परेचर। और नॉर्मली ये 25 से 30 डिग्री के आसपास होता है, जगह के हिसाब से अलग अलग। तो नॉर्मली ऐसा माना जाता है 25 टू 30 डिग्री के रेंज में जो होता है ये टेम्परेचर जो होता है ये रूम टेम्परेचर होता है। गर्मी के टाइम पे ये 40-45 तक भी जाता है, ठंडी के टाइम में ये नीचे भी जा सकता है, लेकिन नॉर्मली जो रहता है वो 25-30 के आसपास, इसको हम कहते हैं नॉर्मल रूम टेम्परेचर। ओके, नाउ मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट देखिए, जो भी सॉलिड्स होते हैं उसके मॉलिक्यूल्स बहुत पास पास होते हैं, और पास पास इसलिए होते हैं क्योंकि उनके बीच में जो बॉन्ड है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप थोड़ा सा फोर्स लगा के इसको अलग अलग करने की कोशिश करेंगे तो नहीं कर पाएंगे। दैट मीन्स उसके जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज़्यादा है और आप जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो कम है, इसीलिए वो अलग अलग नहीं हो पाएगा। लेकिन जब आप इसको गर्म करेंगे अगर, तो दैट मीन्स यू आर प्रोवाइडिंग एक्स्ट्रा हीट एनर्जी, या यू आर प्रोवाइडिंग एक्स्ट्रा एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो जब इसको एक्स्ट्रा एनर्जी मिल जाती है तो इसकी एनर्जी इसके बॉन्ड से ज़्यादा हो जाती है, और जब इसको मिलने वाली हीट एनर्जी इसके बॉन्ड से ज़्यादा पावरफुल हो जाती है तब वो उस बॉन्ड को तोड़ देती है। और उस बॉन्ड के टूटते, वो बॉन्ड वो था जो इसको आपस में बांध के रखता है, लेकिन जैसे ही वो बॉन्ड टूट जाता है इसके मॉलिक्यूल थोड़ा दूर दूर ड्रिफ्ट करने लगते हैं, दूर दूर होने लगते हैं। इसी को हम कहते हैं बहना या पिघलना। वो पिघल जाएगा और पिघल के उसके मॉलिक्यूल्स थोड़े दूर जाने लगेंगे, इसको हम कहते हैं मेल्ट होना। तो आपने देखा होगा ऐसा इन द केस ऑफ बटर या चॉकलेट, वो रहते सॉलिड फॉर्म में है, लेकिन जैसे ही आप उसको थोड़ा सा गर्म करेंगे तो वो जो गर्मी है वो उसके बीच के बॉन्ड को तोड़ देगी, और जैसे ही वो बॉन्ड टूटेगा तो इसके मॉलिक्यूल्स बहना चालू कर देंगे। तो क्योंकि ये सॉलिड से कन्वर्ट होके पिघल के लिक्विड बन जाता है, मेल्ट होके, इसीलिए हम इसको कहते हैं मेल्टिंग। और जितने डिग्री पे ये होता है वो कहलाता है मेल्टिंग पॉइंट। अलग अलग चीज़ों का मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग हो सकता है, डिपेंड करता है कि उनके बीच का बॉन्ड कितना मजबूत है। अगर बहुत मजबूत बॉन्ड है तो बहुत ज़्यादा देर गर्म करना पड़ेगा और ज़्यादा टेम्परेचर होगा तब जाके वो टूटेगा, तो हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट इज़ हाई। जबकि जैसे आपने बटर के केस में देखा, आप उसको सिर्फ अपने हाथ की हथेली पे रखेंगे तो हथेली के टेम्परेचर से ही वो धीरे धीरे पिघलने लगता है। दैट मीन्स बहुत कम हीट से ही वो टूटने लगता है, इसका मतलब उसके बॉन्ड कमजोर होते हैं, इसीलिए वो जल्दी ही कम हीट से ही टूट जाता है। दैट मीन्स उसका मेल्टिंग पॉइंट कम है। तो किसी भी चीज़ की बॉन्डिंग जितनी ज़्यादा, बॉन्ड जितने स्ट्रांग उनका मेल्टिंग पॉइंट हाई, और बॉन्ड जितने कमज़ोर उतना उनका मेल्टिंग पॉइंट लो। ओके, बिल्कुल वही लॉजिक, जब सॉलिड से आप उसको गर्म करेंगे तो उसके मॉलिक्यूल थोड़ा दूर दूर बहने लगते हैं और वो मेल्ट हो जाता है, लिक्विड स्टेट में आ जाता है। अगर आप अभी भी उसको और गर्म करना चालू रखेंगे, और गर्म, सपोज पानी है तो पानी -10 था, आपने उसको गर्म किया
तो -5, -4, -3, -2, 1, -1, 0, जैसे वो 0 पे आएगा फिर पिघल जाएगा। दैट मीन्स 0 डिग्री उसका सॉलिड का या आइस का मेल्टिंग पॉइंट हुआ, फिर वो लिक्विड के फॉर्म में आ जाएगा। लेकिन आपने उसको और गर्म किया तो उसका टेम्परेचर बढ़ते जाएगा, 10 डिग्री, 25, 30, 50, 70, 90, 95, 98, 100, जैसे ही उसका टेम्परेचर 100 होगा वैसे ही वो फिर से उसके जो बॉन्ड है, लिक्विड के भी जो बॉन्ड है, वो टूटने लग जाएंगे और बहुत तेजी से उसके मॉलिक्यूल इधर उधर भागेंगे और वो गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे। ओके, इसको हम कहते हैं वेपोराइजेशन या इवेपोरेशन या बॉइलिंग। तो मेल्टिंग सॉलिड से लिक्विड में चेंज होते समय होता है, जबकि लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होते समय बॉइलिंग होता है। ओके, और ये अलग अलग चीज़ों का अलग अलग पॉइंट होता है। जितने ज़्यादा स्ट्रांग बॉन्ड होते हैं उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, जितने कमज़ोर बॉन्ड होते हैं उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। ओके, तो क्योंकि सॉलिड्स में, यहाँ पे हम देखेंगे सॉलिड्स में क्योंकि बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं और पास पास होते हैं, इसलिए मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हमेशा इनका रूम टेम्परेचर से ज़्यादा होता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए इनका मेल्टिंग पॉइंट है 80 डिग्री, 90 डिग्री, बॉइलिंग पॉइंट है 200 डिग्री, तो क्योंकि हमारा रूम टेम्परेचर उतना नहीं है इसीलिए वो ना मेल्ट होगा और ना बॉयल होगा। ओके, नेक्स्ट, सॉलिड्स हैव लीस्ट इंटरमोलिकुलर स्पेस। इनके बीच की जो जगह होती है इंटरमोलिकुलर स्पेस वो बहुत कम होती है। आपने पहले देखा फोर्स बहुत ज़्यादा लेकिन गैप बहुत कम, और क्योंकि इनके गैप बहुत कम होते हैं इनकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। थोड़ी सी ही जगह में हज़ारों लाखों मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। देखिए, आप देखेंगे बहुत पास पास इसकी डेंसिटी सबसे हाई होती है क्योंकि इसके जो मॉलिक्यूल या पार्टिकल्स रहते हैं वो बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं। और सॉलिड्स आर लीस्ट अफेक्टेड बाय हाई प्रेशर। अगर आप इस पर प्रेशर डालेंगे भी तो इस पर ज़्यादा असर नहीं पड़ता है। बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा तो हो सकता है थोड़ा बहुत एक्सपैंड हो, स्लाइट एक्सपेंशन हो सकता है, अदरवाइज ज़्यादा फर्क इनमें हाई प्रेशर से नहीं पड़ता है। द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड्स आर नॉट फ्री टू मूव एंड डू नॉट एक्सर्ट प्रेशर ऑन कंटेनर। ये एक खास बात है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप देख रहे हैं ये पीस ऑफ वुड है, इसको आप टेबल पर रखेंगे तो जो ये प्रेशर नीचे डाल रहा है बस उतना ही डालेगा, ये अपने साइड्स पे इधर उधर प्रेशर नहीं डाल सकता है, न ही अपनी मर्जी से ये मूव होगा इधर उधर और न ही ये प्रेशर डालेगा। लेकिन अगर लिक्विड रहता, जैसे हम आगे देखेंगे, तो लिक्विड सारी तरफ प्रेशर डाल सकता है लेकिन सॉलिड्स ऐसा नहीं करते हैं। ये जहां रखे हैं वही रखे हैं, ये जिस कंटेनर में उस कंटेनर पे सब तरफ प्रेशर नहीं डालेंगे। ओके, तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज सॉलिड के। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे लिक्विड। लिक्विड्स हैव फिक्स्ड वॉल्यूम बट नॉट फिक्स्ड शेप। लिक्विड्स के केस में जो उनका वॉल्यूम होता है वो फिक्स्ड होता है लेकिन शेप फिक्स नहीं। वॉल्यूम फिक्स होने का मतलब होता है, फॉर एग्जांपल आपने 100 ml पानी लिया तो वो 100 ml ही रहेगा, लेकिन उसका शेप अलग अलग हो सकता है। आप उसको ग्लास में डालेंगे तो अलग शेप में आएगा वो, आप उसको कटोरी में डालेंगे तो अलग शेप में आएगा, आप उसको थाली में डालेंगे तो अलग शेप में आएगा। दैट मीन्स उसका शेप फिक्स नहीं होता है लेकिन वॉल्यूम फिक्स होता है। उसका वॉल्यूम अगर 100 ml पानी लिया आपने तो वो 100 ही रहेगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप उसको थाली में डालेंगे तो वो 200 हो जाए या कटोरी में डालेंगे तो 50 हो जाए। ओके, तो सॉलिड के केस में दोनों फिक्स होते हैं, जबकि लिक्विड में वॉल्यूम फिक्स होता है लेकिन शेप फिक्स नहीं होता है। इट कैन टेक द शेप ऑफ द वेसल इट इज केप्ट इन। सेकेंड पॉइंट, लिक्विड्स रिलेटिवली इनकम्प्रेसिबल होते हैं। रिलेटिवली मतलब सॉलिड्स के कंपैरिजन में थोड़े से ज़्यादा कंप्रेस हो सकते हैं, कारण इनमें थोड़ा गैप ज़्यादा होता है। सॉलिड्स में बिल्कुल ही कम गैप होता है इसलिए ज़्यादा नहीं दबाए जा सकते, लेकिन लिक्विड में थोड़ा गैप होता है तो थोड़े कंप्रेस किए जा सकते हैं। सबसे ज़्यादा गैसेज में होता है। गैसेज क्योंकि बहुत दूर दूर होते हैं वो बहुत ज़्यादा कंप्रेस किए जा सकते हैं। तो लिक्विड्स में कंप्रेसिबिलिटी सॉलिड से कम होती है, गैसेस से भी कम होती है और सॉलिड से ज़्यादा होती है। ओके, नाउ लिक्विड्स कैन फ्लो फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल। ये आप हमेशा ध्यान रखेंगे, लिक्विड्स हमेशा हायर टू लोअर लेवल ही बहते हैं। आपने देखा होगा आपके घर के ऊपर पानी की टंकी होती है और आप नीचे नल चालू करेंगे तो अपने आप पानी आ जाता है बिना किसी मोटर या मशीन के। ओके, क्योंकि हायर लेवल टू लोअर लेवल है। लेकिन अगर आपके घर में नीचे पानी आ रहा है और जिसको आप ऊपर टंकी में पहुंचाना चाहते हैं वो अपने आप नहीं जाएगा, आपको उसके लिए मोटर या मशीन लगानी होती है। दैट मीन्स लिक्विड हमेशा दे फ्लो फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल। इवन
अगर किसी ज़मीन पे आप पानी डाल रहे हैं और वो एक तरफ बह रहा है, तो इससे आप समझ जाएंगे कि जिस तरफ पानी जा रहा है वहाँ का लेवल लोअर है। ओके, इसके पार्टिकल्स एक दूसरे से थोड़ा दूर दूर भागते हैं, ये मूव कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ स्लिप कर सकते हैं, एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर सकते हैं। ओके, सॉलिड्स में ऐसा नहीं होता है। लिक्विड्स हैव लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि इसके मॉलिक्यूल में गैप थोड़ा ज़्यादा होता है, तो इंटरमोलिकुलर स्पेस ज़्यादा, लेकिन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा कम, सॉलिड से कम, गैसेस से ज़्यादा। द मेल्टिंग पॉइंट इज मोस्टली बिलो रूम टेम्परेचर। सॉलिड्स में आपने देखा सॉलिड्स का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों हाई होता है रूम टेम्परेचर से ज़्यादा। लिक्विड्स के केस में उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो रूम टेम्परेचर से कम होता है। यही कारण है कि वो पिघले हुए हैं और लिक्विड फॉर्म में है। मान लीजिए कोई चीज़ है जिसका मेल्टिंग पॉइंट है 10 डिग्री, लेकिन आपके रूम का टेम्परेचर है 25 डिग्री, दैट मीन्स वो चीज़ ऑलरेडी पिघल चुकी होगी और लिक्विड स्टेट में होगी, लेकिन वो उड़ के भाप नहीं बन रही है, इसलिए बॉयल नहीं हो रही। दैट मीन्स उसका बॉइलिंग पॉइंट आपके रूम टेम्परेचर से ज़्यादा होगा। तो सॉलिड में दोनों मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से ज़्यादा होते हैं, जबकि लिक्विड्स में मेल्टिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से कम होता है, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से ज़्यादा होता है। नेक्स्ट पॉइंट, दे हैव मोर इंटरमोलिकुलर स्पेसेस देन सॉलिड। इसके बीच में जो गैप होते हैं स्पेसेस, वो सॉलिड से ज़्यादा पाए जाते हैं। इनकी डेंसिटी भी कम होती है, यानी उतनी ही जगह में सॉलिड के मॉलिक्यूल ज़्यादा रहेंगे और उतनी ही जगह में आप लिक्विड के मॉलिक्यूल देखेंगे तो थोड़े कम होते हैं। देयर इज लिटिल इफेक्ट ऑन द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, और इसके वॉल्यूम पे अगर आप प्रेशर डालेंगे, सॉलिड्स पे तो लगभग नहीं के बराबर फर्क पड़ता है, लिक्विड में भी थोड़ा सा प्रेशर, मतलब अगर आप बहुत प्रेशर डालेंगे तो थोड़ा सा फर्क पड़ सकता है। इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो मूव कर सकते हैं, और ये एक खास बात है लिक्विड्स के केस में। इसके जो पार्टिकल्स हैं, क्योंकि ये इधर उधर भागते हैं, मूव करते हैं, तो ये न सिर्फ नीचे की तरफ प्रेशर बनाते हैं कंटेनर पे, बल्कि आजू बाजू ऊपर नीचे सब तरफ दे एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। ओके, लिक्विड्स कैन डिफ्यूज फास्टर देन सॉलिड्स। डिफ्यूज का मतलब होता है कोई भी चीज़ जिस जगह पे वो ज़्यादा है, यानी हायर कॉन्सेंट्रेशन से उस जगह जाना जहाँ पे वो कम मात्रा में, यानी लोअर कॉन्सेंट्रेशन। तो नॉर्मली थिंग्स ऑलवेज मूव फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, इसीलिए लिक्विड जो है आसानी से ज़्यादा से कम वाली जगह में चले जाते हैं, डिफ्यूज़ हो जाते हैं, और सॉलिड से बेटर डिफ्यूज़ होते हैं। सॉलिड्स इतनी आसानी से डिफ्यूज़ नहीं होते हैं। ओके, और स्टूडेंट्स आप देखेंगे एक जो डायग्राम है ये आपको ये समझा रहा है। आप देखेंगे 3 बीकर है, आपको तीनों में मार्क ऊपर है 100 ml। 100 ml का ये बीकर है, लेकिन उसमें पानी भरा हुआ है 50 ml तक, तीनों ही केस में। और वो आपको ये बता रहा है कि पहले आपने 100 ml वाले बीकर 50 ml पानी लिया, फिर उसमें आपने सॉल्ट ऐड किया, 1 चम्मच या 2 चम्मच आपको सॉल्ट ऐड किया, और फिर उसको स्टीयर किया, लेकिन वाटर लेवल अभी भी 50 पे ही है, और इवन स्टीयर करने के बाद भी 50 पे है। तो सवाल ये उठता है कि वो फिर जो नमक या जो आपने उसमें घोला वो कहाँ गया, क्योंकि अगर वो चीज़ इसमें मिलती तो इसका वाटर लेवल ऊपर हो जाना चाहिए था, 50 से बढ़ के 51, 52 या 53 हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो वो ये शो करता है कि वो सॉल्ट के जो पार्टिकल्स हैं वो लिक्विड के पार्टिकल के बीच में जो जगह रहती है वहाँ समा गए। इसका मतलब हमने पहले ही देखा कि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच में काफ़ी स्पेस होती है, जिसको हम कहते हैं इंटरमोलिकुलर स्पेस। तो ये जो सॉल्ट के पार्टिकल्स हैं ये उसी स्पेस में जाके एडजस्ट हो जाते हैं। यही कारण है कि इसका टोटल जो लेवल है वो ऊपर नहीं बढ़ा, और ये एक्सपेरिमेंट ये शो करता है कि लिक्विड्स में इंटरमोलिकुलर स्पेस होती है। ओके, नाउ थर्ड, गैसेस। बिल्कुल, गैसेस में कुछ भी फिक्स नहीं होता है, ना इनका शेप फिक्स होता है, ना इनका वॉल्यूम फिक्स होता है। ओके, शेप बिल्कुल वैसे, अब डिओड्रेंट के बोतल में है तो उसका शेप, किसी दूसरी बोतल में लेंगे तो उसका शेप, गैस सिलेंडर में है तो उसका शेप, अलग अलग शेप्स और अलग अलग वॉल्यूम। जितनी जगह मिलती है इनको, ये उतनी जगह में फैल जाते हैं। दे कैन फिल ऑल द स्पेस अवेलेबल। ओके, नाउ कंप्रेसिबिलिटी, क्योंकि ये बहुत दूर दूर है तो इनको आसानी से पास में लाया जा सकता है, हाईली कंप्रेसिबल होते हैं। आपने देखा भी होगा फॉर एग्जांपल डिओडोरेंट या स्प्रे, तो एक्चुअली वो लिक्विड फॉर्म में है, ठंडा किए हुए रहते हैं इसलिए लिक्विड फॉर्म में है, और एक छोटी सी बॉटल में समा जाते हैं। लेकिन जैसे ही आप उसको स्प्रे करेंगे तो आपके रूम टेम्परेचर से उसको हीट मिलती है और वो लिक्विड से गैशियस फॉर्म में आ जाते हैं। लेकिन जैसे ही गैशियस फॉर्म में आते हैं वो पूरे के पूरे रूम में फैल जाएंगे, वो एक जगह पे सीमित नहीं रह सकते हैं। आपका रूम छोटा होगा तो कम जगह में, बड़ा होगा तो बड़ी जगह में वो फैल जाएंगे। इसका मतलब
इसका आप उल्टा भी सोच सकते हैं कि एक बॉटल वाली जितनी जगह में जो गैसेस थी वो पूरे रूम में फैल गई। इसका बिल्कुल उल्टा, पूरे रूम की जो गैस है उसको समेट के आप एक छोटी सी बॉटल में ला सकते हैं। दैट मीन्स इतना आप उसको कंप्रेस कर सकते हैं। ओके, बिल्कुल वैसे गैसेस कैन फ्लो इन ऑल डायरेक्शंस। गैसेस जितने भी होते हैं वो अ, हर डायरेक्शन में फ्लो कर सकते हैं, उसका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होता है। जैसे लिक्विड में आपने देखा होगा हायर टू लोअर बहता है, वो ढलान की तरफ ही बहता है, लेकिन गैसेस में ऐसा नहीं होता है। गैसेस कैन फ्लो इन ऑल डायरेक्शंस। नेक्स्ट, गैसेस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत वीक होता है, क्योंकि हमने देखा इसके मॉलिक्यूल दूर दूर होते हैं। क्योंकि मॉलिक्यूल दूर दूर होते हैं इसीलिए इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत वीक होता है। और यही कारण है कि इसके मॉलिक्यूल एक दूसरे को रोक नहीं पाते हैं, जिसके कारण वो इधर उधर भागते हैं। ओके, ड्यू टू विच द मेल्टिंग पॉइंट, और कॉमन सी बात है, मैंने बताया कि इनके बीच में बॉन्ड बहुत कमजोर होता है। क्योंकि बॉन्ड बहुत कमजोर तो उसको तोड़ने के लिए एनर्जी भी बहुत कम या हीट या टेम्परेचर भी बहुत कम, इसलिए इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो दोनों ही रूम टेम्परेचर से नीचे होता है। ओके, गैसेस हैव मैक्सिमम इंटरमोलिकुलर स्पेस, इनमें सबसे ज़्यादा होती है। इनका जो वॉल्यूम होता है इट इज़ डिक्रीज बाय अप्लाइंग हाई प्रेशर। जैसा हमने अभी देखा, पूरे रूम में फैली हुई हवा, लेकिन अगर आप हाई प्रेशर डालेंगे, इसके ऊपर दबाव डालेंगे, तो इस सिमट के छोटी सी जगह में आ जाएगा और उसका वॉल्यूम कम किया जा सकता है। गैसेस की डेंसिटी सबसे कम होती है क्योंकि इसके मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर है सॉलिड्स और लिक्विड्स के कंपैरिजन में। इसके जो पार्टिकल्स होते हैं दे आर फ्री टू मूव। सबसे खास बात, बहुत तेजी से ये इधर उधर मूव करते हैं क्योंकि इनको बहुत खाली जगह मिलती है। ये मूव करते हैं और इस मूव करने के दौरान एक दूसरे से भी टकराते हैं, कोलाइड करते हैं, और न सिर्फ एक दूसरे से बल्कि जिस कंटेनर में रखे उसकी वॉल से भी टकराते हैं। और लास्ट पॉइंट इज गैसेस कैन डिफ्यूज फास्टेस्ट, क्योंकि इनमें बहुत गैप है और इनकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा है, बहुत तेजी से डिफ्यूज होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। ओके, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट उसमें नीचे दिया हुआ है, स्टूडेंट्स आप देखेंगे, सीएनजी एंड एलपीजी। सीएनजी का मतलब होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। देखिए जमीन के अंदर से, समुद्र के अंदर से जहाँ से पेट्रोलियम निकलता है वहीं पे ट्रैप्ड नेचुरल गैस पाई जाती है, तो वो कहलाती है नेचुरल गैस। और गवर्नमेंट उसको कंप्रेस करती है मशीन्स की मदद से, उनको कंप्रेस किया जाता है, कंप्रेस करके उसको छोटी सी जगह में समेट के लिक्विड फॉर्म में लाया जाता है और फिर उसको एज ए फ्यूल यूज़ करते हैं, गाड़ियाँ चलाने में इस्तेमाल होती है। दिल्ली या ऐसे बड़ी सिटीज़ में आप देखेंगे तो वहाँ पे जितनी भी गाड़ियाँ या पब्लिक व्हीकल्स हैं वो सीएनजी से चलते हैं, ना कि पेट्रोल एंड डीजल से। ओके, तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। बिल्कुल वैसा ही एलपीजी। एलपीजी स्टैंड्स फॉर लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अब देखिए, लिक्विफाइड भी और गैस भी, ऐसा क्यों? एक्चुअल में ये गैस होती है, लेकिन क्योंकि बहुत सारी जगह घेर लेगी तो गवर्नमेंट क्या करती है, इसको कंप्रेस करती है, पास पास लाके समेटती है और फिर इसको एक सिलेंडर में भर दिया जाता है। एक खास बात मैंने आपको पहले भी बताया, गर्म करने से सॉलिड चेंजेस टू लिक्विड एंड लिक्विड को और गर्म करेंगे तो चेंजेस टू गैस। बिल्कुल वैसा ही उल्टा, गैस को जब आप ठंडा करेंगे तो ठंडा करने से गैस चेंजेस टू लिक्विड एंड लिक्विड को और ठंडा करेंगे तो वो बन जाता है सॉलिड। तो यहाँ पे गैस होती है वो, लेकिन उसको ठंडा किया जाता है और ठंडा करने से वो लिक्विफाइड हो जाती है। तो बेसिकली वो है गैस, लेकिन उसको थोड़ी सी जगह में वो समाए सिलेंडर के अंदर, इसीलिए उसको लिक्विफाई कर दिया जाता है और उसके अंदर भर दिया जाता है ताकि हम उसको यूज़ कर पाए। इसीलिए आप उसको सिलेंडर को या डिओडोरेंट की बोतल को कभी ऐसे हिला के देखेंगे तो आपको वो पानी के उस टाइप की लिक्विड की आवाज़ आएगी, जबकि जब आप उसको स्प्रे करते हैं तो हवा के कांटेक्ट में आके टेम्परेचर बढ़ जाता है तो वो तुरंत गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो एलपीजी स्टैंड्स फॉर लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एंड सीएनजी स्टैंड्स फॉर कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। नाउ एक लास्ट तीनों का कंपेरेटिव टेबल। सॉलिड्स में इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत स्ट्रांग होता है, लिक्विड्स में थोड़ा कम, गैसेस में सबसे कम। स्पेस अगर देखा जाए तो बिल्कुल उल्टा, सॉलिड्स में स्पेस बहुत कम, लिक्विड में थोड़ी ज़्यादा, गैसेस में सबसे ज़्यादा। इसका मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और इंटरमोलिकुलर स्पेस एक दूसरे से बिल्कुल उल्टा होता है। जहाँ स्पेस ज़्यादा वहाँ फोर्स कम, जहाँ फोर्स कम वहाँ स्पेस ज़्यादा। ओके, शेप सॉलिड्स में दोनों ही डेफिनेट होता है, डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। लिक्विड में शेप डेफिनेट, लेकिन लिक्विड में वॉल्यूम डेफिनेट लेकिन शेप डेफिनेट नहीं होता है, और गैसेस में दोनों ही डेफिनेट नहीं होता है। डेंसिटी वाइज सॉलिड की डेंसिटी ज़्यादा होती है, लिक्विड की कम, गैसेस की सबसे कम। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट सॉलिड्स का ज़्यादा होता है, लिक्विड्स का थोड़ा कम होता है, गैसेस का सबसे कम होता है।
कंप्रेसिबिलिटी यानी उसको कंप्रेस किया जा सकता है कि नहीं, हमने देखा सॉलिड्स को या तो नहीं या बिल्कुल कम, लिक्विड को थोड़ा कंप्रेस किया जा सकता है। गैसेस हाईली कंप्रेसिबल होती है और अक्सर इनको कंप्रेस करके लिक्विड फॉर्म में रखा जाता है। लास्ट पॉइंट इज सॉलिड्स कैनॉट फ्लो, क्योंकि सॉलिड के मॉलिक्यूल्स बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स से एक दूसरे को खींच के रखते हैं, तो ये फ्लो नहीं करता है। वो बाकी जो मॉलिक्यूल्स है वो किसी दूसरे मॉलिक्यूल को फ्लो करने नहीं देंगे। सॉलिड्स कैनॉट फ्लो, जबकि लिक्विड्स फ्लो कर सकते हैं और गैसेस तो बहुत आसानी से फ्लो कर सकते हैं, क्योंकि उनके बीच में जो बॉन्ड है जो रोकता है वो बहुत कमजोर होता है। एक चीज और जानेंगे आप स्टूडेंट्स, ऐसी कोई भी चीज जो बह सकती है, एनीथिंग विच कैन फ्लो इज कॉल्ड फ्लूइड। सो देखा जाए तो लिक्विड भी बहते हैं और गैसेस भी, और ये दोनों ही फ्लूइड कहलाते हैं। अक्सर स्टूडेंट्स लिक्विड को बोलते हैं, लेकिन ऐसी कोई भी चीज एनीथिंग विच कैन फ्लो इज कॉल्ड फ्लूइड। सो लिक्विड्स एंड गैसेस दोनों ही फ्लूइड की कैटेगरी में आते हैं। आप डायग्राम से भी देख सकते हैं, फर्स्ट में उसके मॉलिक्यूल बहुत पास पास होते हैं सॉलिड्स में, जबकि लिक्विड में थोड़े दूर और गैसेस में बहुत ज़्यादा दूर। तो ये था एक कंपैरेटिव टेबल जिसकी मदद से आप इन तीनों की मेन प्रॉपर्टीज समझ सकते हैं, सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस।